दिल्ली ब्लास्ट से चर्चा में आई फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी पर जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है। यूनिवर्सिटी के फाउंडर जाबाद सिद्दीकी को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पूछताछ के लिए अपनी कस्टडी में ले लिया है। जाबाद सिद्दीकी को कल रात लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने कल रात से ही जाबाद सिद्दीकी को कोर्ट में पेश किया और अदालत ने उसे 13 दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया। दिल्ली ब्लास्ट के बाद से ही अल फलाह यूनिवर्सिटी शक के दायरे में थी। उसके ऊपर फाइनेंशियल गड़बड़ियों के इल्जाम थे। कल ईडी ने 4 राज्यों में अल फलाह से जुड़े 25 से ज्यादा ठिकानों पर छापे मारे थे, उसके खातों की जांच की थी और उसके बाद जाबाद सिद्दीकी को अरेस्ट कर लिया था। कोर्ट में पेशी के दौरान ईडी ने कहा कि जाबाद सिद्दीकी पर मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने का शक है। पूछताछ में वो सहयोग नहीं कर रहे हैं। अगर जाबाद सिद्दीकी को गिरफ्तार नहीं किया जाता तो वो विदेश भाग सकते थे। ईडी का कहना है कि जाबाद सिद्दीकी अल फलाह ट्रस्ट की आड़ में पैसों की हेराफेरी कर रहा था, शेल कंपनियों की मदद से ब्लैक मनी को व्हाइट कर रहा था। अब तक की जांच में ईडी को ऐसी कई जानकारियां मिली हैं जिनसे पता चलता है कि जाबाद सिद्दीकी की अल फलाह ट्रस्ट का यही सर्वे सर्वा था। पैसे से जुड़ा हर फैसला जाबाद सिद्दीकी के हाथ में था और उसने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की आड़ में अवैध कमाई की। अब ईडी जाबाद सिद्दीकी से पूछताछ करके यह पता लगाने की कोशिश में है कि क्या अल फलाह ट्रस्ट ने डॉक्टर्स के टेरर मॉड्यूल की फंडिंग भी की थी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अल फलाह यूनिवर्सिटी और उसके ट्रस्ट के खिलाफ चीटिंग और फॉर्जरी की धाराओं में 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज की थी और इसी को आधार बनाकर ईडी ने इस पूरे मामले में ईसीआईआर यानी एफआईआर दर्ज की। ईडी की जांच में सामने आया कि गलत मान्यता दिखाकर छात्रों के एडमिशन किए गए, फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए और इन सब के आधार पर अवैध कमाई की गई। छात्रों से ली गई फीस ही इसकी मुख्य आय है, लेकिन कई सालों तक बिना मान्यता के ही ये संस्थान चलते रहे, जबकि छात्रों से पूरी फीस वसूली गई। ईडी इसे धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला मान रही है। ईडी के मुताबिक यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी के दायरे में आता है। यही कारण है कि ईडी इस ट्रस्ट की एक एक पाई का हिसाब लगाने में जुट गई है। ईडी की जांच इस एंगल से भी चल रही है कि क्या अल फलाह यूनिवर्सिटी ने टेरर फंडिंग की। जांच एजेंसियों ने जिस डॉक्टर मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है, क्या अल फलाह यूनिवर्सिटी उनको फाइनेंशियल सपोर्ट कर रही थी। यही कारण है कि ईडी की जांच में जल्द बड़े खुलासे हो सकते हैं और कई बड़ी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। ईडी ने कल रात जब जाबाद सिद्दीकी को साकेत कोर्ट की जज शीतल चौधरी के घर पर पेश किया और उस वक्त जो रिमांड कॉपी पेश की, उसमें कई चौंकाने वाले खुलासे किए गए थे। ईडी की रिमांड कॉपी के मुताबिक सिद्दीकी ने 2014-15 से 2024-25 के दौरान अल फलाह ट्रस्ट की कमाई 415 करोड़ से ज्यादा की दिखाई थी। शुरुआती 2 सालों मतलब 2014-15 और 2015-16 में अल फलाह ट्रस्ट ने 60 करोड़ से ज्यादा की रकम को दान में मिला बताया था। 2016-17 से यूनिवर्सिटी ने आमदनी दिखाई जाने लगी, जो 2014-15 तक 80 करोड़ से ज्यादा हो गई थी। इस दौरान स्टूडेंट्स को एडमिशन देकर पढ़ाई और इम्तिहान के नाम पर मोटी रकम वसूली गई। दावा किया गया है कि अल फलाह को यूजीसी से मान्यता प्राप्त है, जबकि ऐसा नहीं था। जिन कोर्सेज की मान्यता नहीं थी उनमें भी एडमिशन दिए गए और स्टूडेंट्स को अंधेरे में रखकर करोड़ों रुपए वसूले गए। जाबाद सिद्दीकी अल फलाह यूनिवर्सिटी के साथ साथ अल फलाह स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी समेत कई और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चला रहा था और सभी संस्थानों के बैंक खाते और इनकम टैक्स रिटर्न्स एक ही पैन से जुड़े हुए थे। पैसे का पूरा कंट्रोल जाबाद सिद्दीकी के हाथ में था। ईडी को शुरुआती जांच में यह भी पता चला है कि सिद्दीकी ने ट्रस्ट को अलग अलग सोर्सेज से हुई कमाई का एक हिस्सा निजी तौर पर भी इस्तेमाल किया, जो कि पूरी तरीके से गैरकानूनी है। अतुल भाटिया हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हैं हमारे साथ। अतुल, आप अल फलाह ग्रुप के बारे में आज जो और खुलासे हुए उनमें से कुछ बातें हमने अभी बताई हैं, जो रिमांड कॉपी है उसमें और क्या क्या कहा गया है? देखिए सौरभ, जो पूरी इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि एनआईए पूरी ब्लास्ट की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, किस तरीके से पूरे मॉड्यूल काम कर रहा था, कितनी गिरफ्तारियां जो है वो अब तक इस पूरे मामले के अंदर की गई है, वो तमाम तफ्तीश एनआईए कर रहा है। लेकिन अगर ईडी की हम बात करें, जो सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन जो ईडी की है, जो कि पीएमएलए के तहत ये पूरी जांच की जा रही है कि क्या ये यूनिवर्सिटी, जो अल फलाह यूनिवर्सिटी, जो पूरा ये ट्रस्ट है,
क्या ये पूरा ट्रस्ट में जो कमाई हो रही थी, क्योंकि जो ईडी की जांच में आया है कि 7 साल के अंदर 415 करोड़ रुपया इस यूनिवर्सिटी ने कमाया, तो पूरा क्या इसकी टेरर फंडिंग की गई? ये पैसा जो टेररिस्ट जो विस्फोटक जो इस्तेमाल हुआ, जो विस्फोटक खरीदा गया, 2900 किलो विस्फोटक खरीदा गया और इसके बाद लाल किले में जो ब्लास्ट हुआ, बाकायदा क्या इसके लिए पैसा भी इस यूनिवर्सिटी ने अरेंज कराया? ये तमाम तफ्तीश है जो कि ईडी पूरी जांच पीएमएलए के तहत कर रही है। और जो ईडी के टॉप सोर्सेज सौरभ, उनका यह कहना है कि कई ऐसे लेन देन मिले हैं, कई, क्योंकि वित्तीय जांच में तो यह बात का खुलासा हो चुका है कि कॉलेज को मान्यता नहीं थी और उसके बावजूद ये कॉलेज चल रहे थे और बाकायदा छात्रों से पूरी फीस जो है वो वसूली जा रही थी। तो अब जब पूरी इन्वेस्टिगेशन ईडी पीएमएलए के तहत कर रही है, तो क्या इसका कोई टेरर एंगल है? क्या जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है, जो पूरा ट्रस्ट है, क्या ये पैसा आतंकवादियों तक पहुंचा रहा था जिससे कि ये पूरा ब्लास्ट की साजिश जो है वो रची गई? क्योंकि डॉक्टर्स वहीं के उसी यूनिवर्सिटी के हैं और जिस तरीके से ये व्हाइट कॉलर जो पूरा मॉड्यूल है उसकी इन्वेस्टिगेशन जब ईडी पूरी पीएमएलए के तहत जांच करेगी तो कई बड़े खुलासे होंगे और कई अहम गिरफ्तारियां अभी और होंगी। सौरभ, अतुल, बहुत शुक्रिया आपका। ईडी अल फलाह ग्रुप के फाइनेंशियल रिकॉर्ड को खंगालेगी। यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज की आड़ में कितने पैसे को ब्लैक से व्हाइट किया गया, कितने पैसे की मनी लॉन्ड्रिंग हुई, कहीं ये पैसे आतंकवादी गतिविधियों में इस्तेमाल तो नहीं हुए, इन सारे सवालों के जवाब खोजेगी। लेकिन सबसे जरूरी यह पता लगाना है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी में ज्यादातर कश्मीरियों को ही एडमिशन क्यों मिलता था। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल में शामिल उन डॉक्टर्स को अल फलाह में नौकरी कैसे मिली, किसके कहने पर मिली? ये वो लोग जिनको जम्मू कश्मीर सरकार ने देश विरोधी गतिविधियों के इल्जाम में नौकरी से बर्खास्त किया हुआ था। दिल्ली ब्लास्ट में शामिल डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन, इन सब ने अल फलाह को ही अपनी शैतानी साजिश का अड्डा क्यों बनाया? जब इन सवालों के जवाब मिलेंगे तब अल फलाह ग्रुप की सारी हकीकत सामने आएगी और इनके लिए एनआईए की जांच के पूरी होने का इंतजार करना चाहिए।